नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और बात करेंगे एक नई मुसीबत की। जी हां, कोरोना महामारी के बीच एक नई बीमारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि मरीजों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में इस बीमारी के मरीज सामने आए हैं। खास बात यह है कि ये बीमारी उनको चपेट में ले रही है जो कि या तो कोरोना से ठीक हो गए हैं या जो कोरोना से जूझ रहे हैं। आखिर ये बीमारी है क्या, इसके खतरे क्या है और इससे कैसे सावधान रह सकते हैं, इस पर महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर तात्याराव लहाणे हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन आपको दिखानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच ये एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। ये म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस या काली फफूंद नाम की बीमारी है जो कोरोना से ठीक हो चुके या ठीक हो रहे लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। महाराष्ट्र में 200 लोग इस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। इस ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस से 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। अहमदाबाद के 2 अस्पतालों में इस बीमारी के 177 मरीज भर्ती हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये बीमारी कोरोना से पहले मौजूद है, लेकिन अब महामारी के समय ये ज्यादा मारक होने लगी है। जिसको डायबिटीज़ है, जिसको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स चालू है, ऐसे लोगों में ये म्यूकरमाइकोसिस होता है। और अभी जो कोविड में ये सेकंड वेव में दिख रहा है कि जो वेंटिलेटर पे रह रहे ऐसे लोगों में जिसको स्टेरॉइड दिया जा रहा है, जिसको डायबिटीज़ है या कोई ड्रग है ले रहे हो, तो ऐसे लोगों में ये म्यूकरमाइकोसिस होते हुए नज़र आ रहा है। कि ये म्यूकरमाइकोसिस जब भी होता है तो आँख में सूजन आता है, इसमें पायलट में काले धब्बे दिखते हैं। इसको जल्दी डायग्नोसिस करना चाहिए। इसका जल्दी डायग्नोसिस हुआ तो उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसको जल्दी डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ये आंखों के पीछे होता है साइनस में, तो वो ब्रेन तक जा सकता है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस है क्या। म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण म्यूकर फफूंद के कारण होता है। म्यूकर फफूंद आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस संक्रमण से आंखों में सूजन, काले धब्बे दिखने लगते हैं। डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये जानलेवा भी हो सकता है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी इसका असर देखा जा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी देखा है कि हमारे पास कोरोना के केसेस भी लास्ट 1 महीने से काफ़ी बढ़ रहे हैं। सेकंड वेव काफ़ी बड़ा आया है, तो उसके चलते जो पेशेंट की इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस सकती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहाँ से लेके फेफड़े में जाती है, आँख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। डॉक्टर बता रहे हैं कि इस बीमारी से कई तरह के खतरे हैं। इससे संक्रमित मरीजों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। पेशेंट बहुत लेट आते हैं तो ऐसे वक्त उनके पीछे म्यूकरमाइकोसिस होता है, तो वो आँख से उनको दिखता नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करके वो जब भी फंगस निकालते हैं तो उनका आँख का रोशनी चला जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि म्यूकरमाइकोसिस में मृत्यु दर 50% तक होती है। तो कोरोना से लड़ रहे या कोरोना से उबर चुके दोनों किस्म के मरीजों को बहुत सावधानी की जरूरत है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर तात्याराव लहाणे साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर तात्याराव। सबसे पहला सर, मैं ये समझना चाहूंगा, एक तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, कोरोना के बाद लोगों को परेशान करने के लिए आ गई, ये है क्या और कैसे इसके शुरुआती लक्षण होते हैं कि समझ में आ जाए सर? पहले ये जो म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी है, ये बीमारी के जो लक्षण होते हैं, ये पहले तो इसमें ये अपने को देखना पड़ेगा कि किस लोगों को होती है। ये देखते वक्त पहला है कि ये बीमारी पहले भी थी, जब भी कोविड आया उसके बाद ये बीमारी अभी अपने को ज़्यादा दिखने लगी है, लेकिन ये पहले से है। जिनको भी इम्यूनिटी कम है, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट किया है, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग पे है, किसको डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस हुआ है, ऐसे लोगों में ये बीमारी होती थी, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज में होती थी। अभी जब कोविड में पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है, उनको आईसीयू में रखा जाता है और उसके बाद उनको वेंटिलेटर लगाया जाता है और उसके बाद उनको छुट्टी भी होती है, तो ऐसे लोगों में जिनमें
इम्यूनिटी कम है, जैसे कि डायबिटीज़ है, कि ये सब लोगों को जब एडमिट किया जाता है और स्टेरॉइड दिया जाता है तो ऐसे लोगों में ये बीमारी हो रही है। अभी क्या हो रहा है ये बीमारी में, ये बीमारी जब होती है तो आँख में सूजन आता है और आँख में दर्द होता है, आँख का नज़र कम होता है या बंद होता है, आँख का नज़र चला जाता है। वहाँ के एरिया में पैरास्थीसिया बोलते हैं कि अनस्थीसिया जैसा होता है, वहाँ के सेंसेशन चले जाते हैं, सर में बहुत दर्द होता है, बुखार आता है, उनको खांसी आती है, कभी कभी ब्लड जैसे इसमें नाक से भी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। और काले धब्बे जो है वो नाक में काले धब्बे होते हैं या नीचे से पैलेट पे काले धब्बे दिखते हैं। तो ये सब उसके लक्षण हैं जो ये काली फंगस में होते हैं। सर एक बात समझाइए, ये किसी भी मरीज को हो सकते हैं या जो गंभीर मरीज होते हैं जिनको खास करके शुगर, बीपी इस तरह की परेशानी हो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, ये किसी भी मरीज को होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये जिसी को शुगर है और वो कंट्रोल नहीं है तो उसमें कीटोएसिडोसिस बोलते हैं कि बहुत लेट हो गया है, कंट्रोल नहीं है। और जिनको इम्यूनो सप्रेशन के ड्रग चल रहे हैं, जिनको कैंसर के ड्रग चल रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में होता है, सब पेशेंट में नहीं होता है। लेकिन क्रॉनिकली बहुत दिन तक, इट मीन्स महीना या 15 दिन, महीना, अगर वो आईसीयू में रहते हैं और उनके खुद की इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे पेशेंट में ये ब्लैक फंगस होता है। सर एक जो बार बार एक जानकारी साझा की जा रही है कि म्यूकरमाइकोसिस जो है वो नमी वाली जगह पर ज़्यादा फैलता है और ऐसे में जो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम किसी मरीज को लगाया जाता है उसकी वजह से नमी ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से ये फैलता है। सर तो ऐसे में क्या ध्यान रखें अगर कोई पेशेंट है ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर? नहीं, कैसा है कि जब भी ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट है उसमें इसलिए होता है कि अपन नाक में जो नली डालते हैं तो उसको बिटाडीन से नाक का एरिया साफ करना चाहिए, नली को साफ करना चाहिए, स्टेरिलिटी मेंटेन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेंटेन करते हैं तो जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन वही ये आईसीयू में होगा ऐसा नहीं है, घर जाने के बाद जब भी छुट्टी होती है उसके बाद भी 3 महीने तक ऐसा ख्याल करना चाहिए कि जिनको ये बीमारियाँ है ऐसे लोगों ने मिट्टी के साथ या जहाँ भी गंदगी है ऐसे जगह से दूर रहना चाहिए, या सब्जी और ये सब चीज़ों जो सड़ी वाली चीज़ें होती है उसके दूर रहना चाहिए जहाँ से ये फंगस आपको कांटेक्ट कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सर लेकिन बड़ी दिक्कत है, जो मरीज जो है वो डिस्चार्ज हुआ उसके बाद वो घर चला गया और अभी कोरोना के वक्त में बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल डॉक्टर्स भी नहीं हैं क्योंकि वो सब व्यस्त हैं कोरोना से लड़ने में, मरीजों को बचाने में। तो ऐसे में जो मरीज़ घर चला गया, एक तो आपने कहा कि जो अभी आपने बताया किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, लेकिन अगर ये डेवलप होता है सर तो घर पर वो कैसे समझ सकता है कि मुझे कोई ऐसी दिक्कत हो रही है जिसके लिए मुझे तत्काल डॉक्टर के पास जाना हो? ऐसे कौन से आम लक्षण हो सकते हैं जो डॉक्टर के अलावा मरीज भी समझ सकता है? उस पर आप अगर थोड़ा रोशनी डालें। पहला ऐसा लक्षण होता है कि उसमें जब ये ऐसा फंगस पकड़ लेता है तो नाक से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, थिक का ऐसा डिस्चार्ज नाक से आना शुरू हो जाता है, आंख में सूजन आना दिखता है, सर दर्द होता है, बुखार आता है। ये 3-4 चीज़ें हैं कि जो चीज़ों में समझ में आता है कि अपने को कुछ हुआ है, क्योंकि बीमारी तो खत्म हो गई उसके बाद बुखार क्यों आ रहा है। तो ऐसा जब लगेगा तभी जल्दी जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए और इसका जो डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सर इसका एक तो डायग्नोसिस क्या है और दूसरी चीज़ अलग अलग पेशेंट के हिसाब से ये खतरनाक होगा या सबके लिए एक जैसा होगा? नहीं, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें अगर ये ब्रेन में नहीं जाता है, इसको बोलते हैं रेनो सेरेब्रल, मीन्स नाक से लेके ब्रेन तक जाता है। अगर ये ब्रेन में नहीं जाता है तो ये कोई इसके लिए खतरनाक नहीं होता है, लेकिन वो आँख के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसका जो ये है कि लाइफ के लिए वो खतरनाक नहीं होता है। अगर लंग में हो गया तो अपने इसमें लंग में वो खतरनाक हो सकता है, या अपने इंटेस्टाइन में होता है, या स्किन में होता है। ऐसे 4 जगह होने वाली बीमारी है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम है इन्हीं के लिए वो खतरनाक होता है। और उन्होंने डायग्नोसिस के लिए जो करना है तो डायग्नोसिस एमआरआई से होता है, एमआरआई इज़ बेटर, एमआरआई से समझता है उसमें फंगस जो है आँख के पीछे जो साइनस है वो साइनस में फंगस होता है। वहाँ से छोटा सा टुकड़ा लेके बायोप्सी लेके उसका KOH माउंट या बायोप्सी करके देखा जाता है कि ये माउंट में उसको फंगस है क्या नहीं है। अगर फंगस है तो उनको एम्फोटेरेसिन B का इंजेक्शन लगवाया जाता है, उससे कम नहीं हुआ तो उसको डिब्राइडमेंट बोलते हैं। आँख के पीछे जाके या आँख में के पीछे भी इंजेक्शन दे सकते हैं, उसको लोकल इंजेक्शन बोलते हैं, और उसको डिब्राइडमेंट करते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद और MRI करके देखना चाहिए कि कितना निकल गया है। अगर अंदर और है तो और एक बार डिब्राइडमेंट करना चाहिए। ऐसा एक ही सर्जरी से सब निकलेगा बोल नहीं सकते, क्योंकि ये फंगस है।
अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे वक्त आँख निकालना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रेन में नहीं जाए इसकी पूरी गारंटी करना पड़ता है, नहीं तो ये लाइफ को खतरा हो सकता है। सर, तो ऐसे में जो लोग घबरा रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत खतरनाक है ये भी वायरस, अगर किसी को हो गया तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है वो तो आप बता रहे हैं। सर, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे कोई पेशेंट अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है और उसको इस तरह की चीज़ हो जाती है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा और इससे कितना घबराने की ज़रूरत है? देखिए कैसा है कि एक जो म्यूकर माइकोसिस ऐसा है उसकी घर में ट्रीटमेंट हो नहीं सकती है, उसको जाके डॉक्टर के पास बताना चाहिए, पहले डायग्नोसिस करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़, हर सर दर्द होता है या हर आंख में अगर सूजन आता है तो हर चीज़ म्यूकर माइकोसिस नहीं होती है। म्यूकर माइकोसिस का डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर जो है उसको देखते हैं कि कौन से स्टेज में है, कि वो इसमें अभी ज़्यादा माइल्ड है तो ऐसे वक्त उनको इंजेक्शन, IV के इंजेक्शन लगवाते हैं, या आँख के पीछे जो है वो वहाँ इंजेक्शन लगवा के, अगर आकुलर माइको ये है हो गया है वहाँ ब्लैक फंगस वहाँ, या साइनस में ट्रीट करते हैं। उससे अगर नहीं कम हुआ तो डिब्राइडमेंट, साइनसिस होते हैं पीछे आँख के पीछे, उसको जाके वहाँ से फंगस को हटा देते हैं, उसको निकालते हैं वहाँ से। वो निकालने के बाद और देखते हैं 3 दिन के बाद उसमें बढ़ गया है क्या, तो और निकालते हैं, और ऐसा करके उसका डिब्राइडमेंट करके जल्दी अगर जाते हो तो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, बाकी कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि जल्दी आए और लोकल भी उसको दिया इंजेक्शन तो उससे कम हो जाता है, IV में भी उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके लिए मेडिसिन है, खाली जल्दी जाना चाहिए। अगर लेट हो जाता है तो आँख में बहुत ज़्यादा सूजन आने के बाद आँख निकालना पड़ता है। सर, लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ठीक होने के बाद भी घर आ गए तो वो थोड़ा अनकॉन्शियस मोड में होते हैं या बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो वो खुद समझ भी नहीं पाते हैं किस तरह की दिक्कत हो रही है। सर नहीं, इसमें कैसा होता है कि जो पेशेंट घर में गए बहुत वीक है, ऐसे पेशेंट के रिश्तेदार लोगों ने देखना चाहिए कि उनको कोई ऐसा कहीं ब्लैक स्पॉट दिख रहा है क्या, उनके आंख में सूजन आ रहा है क्या, आंख के आजू बाजू में सूजन है क्या, उनको दम लग रहा है क्या, क्योंकि अगर लंग में होता है तो और उनको दम लगता है, तो ये सब चीज़ें उनको देखना चाहिए। अगर वो उसके रिश्तेदार देखेंगे तो समझ में जल्दी आएगा और पेशेंट को शिफ्ट किया जा सकता है। जी सर, और इस दौरान कुछ खाने पीने में भी एहतियात बरतनी चाहिए ताकि हो सकता है उसकी वजह से भी कुछ मदद मिले या उसकी वजह से कुछ हो रहा हो, उस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जब भी छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद हर चीज़ क्लीन करके खाना चाहिए, क्योंकि ये सब्जी में जो सब्जी खाते हैं उसमें आ सकता है, क्योंकि जो भी ऐसा अनक्लीन जगह है, देखिए फंगस है ये, और अपने सबको मालूम है कि जहाँ भी अनक्लीन होता है, क्लीनलीनेस नहीं होता है, ऐसे जगह फंगस होता है। इसलिए जो पुरानी ये है कि जैसी ओल्ड चीज़ें, कल का आज कुछ खाना नहीं चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए, और जो हॉट करके उसको खाना चाहिए। अगर ऐसा करते तो फंगस अपने शरीर में एंट्री नहीं करेगा। सर, लेकिन महाराष्ट्र से लगातार हम देखते रहे, कल भी महाराष्ट्र से जो जानकारी आ रही थी कि 200 से ज़्यादा मरीज हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। लोग बहुत घबराए हुए हैं सर, और खास करके अभी का जो कोविड का टाइम चल रहा है, इस दूसरी लहर के बाद जिस तरह की चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स कह लें या साइड इफेक्ट्स कह लें देखने को मिल रही है, लोग बहुत घबराए हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? नहीं, एक सलाह मैं दूंगा कि ये घबराने जैसा बीमारी नहीं है, क्योंकि ये अगर इतने ज़्यादा इसमें नहीं है कि 1000 पेशेंट में एक आधे पेशेंट को ये बीमारी होती है, और ज़्यादा डरने जैसी बात नहीं है। इसमें जो है तो आज तक ये जो मौत कितनी हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन 8 लोगों के एक आँख में दिखना बंद हो गया है, और 200 लोगों को करीब महाराष्ट्र में अलग अलग टाइप का जो म्यूकर माइकोसिस हो गया है, और इसके लिए ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसलिए डरने जैसा कोई बात नहीं है, खाली इतना ही है कि ये जब भी अभी बाहर बात चली गई है तो हर आदमी सुबह से मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया है कि मुझे लगता है कि मुझे म्यूकर हो गया। तो इसमें पहले ही कोरोना से सब बेजार है, और उसके बाद ये म्यूकर माइकोसिस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ये जो है डरने जैसी बात नहीं है, और म्यूकर माइकोसिस समझ में आता ही है, क्योंकि ये आँख जैसी चीज़ में बड़ा कर देता है, उसमें काले धब्बे दिखते हैं, आपने देखा आँख को सूजन आता है, आपने अभी फोटोग्राफ देखे हैं, और ये इजी है, उसको आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। आप डरो नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है पहले संभालो, अपने को होना नहीं चाहिए बोल के क्लीनलीनेस को, घर में भी क्लीनलीनेस रखो, और नाक में कुछ लगता है तो नाक को साफ रखो, उसमें थोड़ा सा बिटाडिन से साफ करो। ये अगर करते हो तो ये बीमारी आपको पकड़ेंगी नहीं।
सर आपने अभी अपनी बात में कहा कि अलग अलग टाइप का होता है ये, तो अलग अलग टाइप का एक तो किस किस तरह का होता है और क्या सबका ट्रीटमेंट सेम होता है या अलग अलग होता है सर? देखिए, इसमें मैंने जैसा आपको बोला कि पहला होता है तो साइनस में आता है, साइनस के लेके सेरेब्रल मीन्स ब्रेन तक जाता है। ये होता है आँख के दोनों, आँख के पीछे, नाक के पीछे होता है। दूसरा होता है लंग में, जो अपने फेफड़े होते हैं उसमें होता है। तीसरा होता है इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन उसको बोलते हैं। चौथा होता है स्किन में। तो ये 4 टाइप का ये होता है फंगस। तो इसमें हर जगह, क्योंकि स्किन में हुआ तो इतना सीरियस नहीं होता है, क्योंकि खाली काले धब्बे पड़ते हैं। अगर पेट में हुआ तो भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, लेकिन ब्रेन में जो होता है इसी में खाली डेथ ज़्यादा होते हैं। और अगर लंग में होता है, अगर वो बढ़ जाता है तो लंग में तकलीफ दे सकता है। लेकिन बाकी का फंगस है वो सबकी ट्रीटमेंट है, जो है तो उसको एंटीबायोटिक्स देके, अपना एंटीफंगल देके उसको ट्रीट किया जाता है। सर एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, अगर कोई पेशेंट अस्पताल से निकला, डिस्चार्ज हुआ, वो घर जा रहा है, तो क्या पहले कुछ ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं जो उसको दी जाए? अगर वो काफ़ी लंबे वक्त तक अस्पताल में रहा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रहा है या ऑक्सीजन पर रहा है, तो उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं कि डेवलप ना हो? नहीं, कैसा है कि प्रिवेंशन के लिए कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए इतना जरूर है कि अगर आप क्लीनलीनेस को बराबर मेंटेन करेंगे और जो भी खाना खाना है वो भी गर्म करके खाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लीनलीनेस एक ऐसी चीज़ है। और स्टेरिलिटी मेंटेन करना है। अपने जो हाथ है उसको वो कीचड़ में हाथ नहीं जाना चाहिए, मिट्टी में हाथ नहीं जाना चाहिए, और ऐसा संभालना है। ऐसा अगर करते हो तो ये बीमारी आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इसका इन्फेक्शन होगा। नहीं, बहुत अहम बात कह रहे हैं सर आप, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए मैं आपसे बड़ा अहम चीज़ समझना चाह रहा हूँ। एक तो लोगों को सलाह आप क्या देंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें पॉइंट्स में, ताकि वो समझ पाएं और आसानी से उसको फॉलो कर पाएं, एक। और दूसरा, इससे वाकई एक बार हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ध्यान ज़रूर रखना है। सर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? अरे हाँ, नहीं अभी पहुंच गया है। आपने जो बोला कि लोगों को ऐसे 1 2 3 4 चीज़ में बोलिए कि क्या संभालना चाहिए। देखिए, पहला ऐसा संभालना चाहिए कि आपने जो हाथ होते हैं, हाथ जो है वो क्लीन रखना है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि आपने अभी जब भी खाना खाना है या आपने हाथ फेस को लगाना है, उसके पहले वो हाथ सैनिटाइज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर कुछ फंगस लगा तो आपके मुंह में नहीं जाए। दूसरी चीज़ ऐसे है कि घर में जब भी जाते हैं तो सब्जियाँ है, जो भी चीज़ें हैं, कि जो भी ऐसी जैसी अच्छी सी सब्जियाँ होना चाहिए, बॉईल करके उसको खाना चाहिए। हर चीज़ जो है अगर आप बॉईल करके खाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको उसका कुछ नहीं होगा। जो भी होता है कि कुछ चीज़ें स्टोर्ड होती है, कि स्टोर चीज़ें होती है तो उसमें ये फंगस हो सकता है, तो स्टोर चीज़ें कुछ दिन नहीं खाना है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि फ्रेश जो भी खाना है वो अगर खाते हो और अपना जो स्टेरिलिटी मेंटेन करते हो, कि थोड़ा सा बिटाडिन का ड्रॉप आता है, अगर एक बिटाडिन का ड्रॉप अगर नाक में आप डालते हो, आपको अगर लगता है कि मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। तीसरी चीज़ है कि आपका जो बीमारी है डायबिटीज़ का, उसका कंट्रोल करो। और कंट्रोल कैसा करो? खाली दवा से या खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है। तो डायबिटीज़ को रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि 50% कंट्रोल होता है दवा से और 50% कंट्रोल होता है एक्सरसाइज से। तो आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है तो आपको इसका तकलीफ नहीं होगा। तो ये सब आप चीज़ें करती हो तो मुझे लगता है कि आपको डरने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस का नाम अब ऐसा आ गया है कि लोग उससे और घबराने लगे हैं और मामले जो आ रहे हैं उसको देखकर उनके मन में भी बहुत डर है। लेकिन आपने वो सारे डर को दूर किया कि अगर आप पहले से ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आप गंभीर स्थिति में पहुंचे ही नहीं, केवल दवाइयों से ही आप ठीक हो जाए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर तातेराव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत खराब होने के बाद आजम खान को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना से जूझ रहे हैं आजम खान। आजम खान का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। 1 मई को कोरोना डिटेक्ट हुआ था आजम खान और उनके बेटे को, जिसके बाद उनको इलाज के लिए लखनऊ लाया गया था। लखनऊ में इलाज चल रहा है मेदांता अस्पताल में और आज उनको क्रिटिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। कोरोना से जूझ रहे आजम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है।